गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आने वाली परीक्षाओं से संबंधित हिंदी की टेस्ट श्रृंखला कर रहे थे, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। अपभ्रंश, प्राकृत, अवहट, पाली। प्राकृत, पाली, अवहट, अपभ्रंश, या अवहट, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश। तो इसमें है पाली के बाद आता है प्राकृत, प्राकृत के बाद आता है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आता है अवहट। ठीक है, तो आपका जो क्रम है वो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। ठीक है, ये आपका क्रम हो जाएगा। हिंदी का संबंध किससे है? सौर सैनी अपभ्रंश से, पश्चिमी प्राकृत से, अपभ्रंश से या प्राकृत से? तो प्राकृत से तो हिंदी का संबंध कोई है नहीं, और अपभ्रंश में भी है तो सौरसेनी अपभ्रंश से है। तो यदि अपभ्रंश और सौरसेनी दियर है दोनों, तो उसमें क्या हो जाएगा? सौरसेनी अपभ्रंश हो जाएगा। यदि सौरसेनी न दियर है और अपभ्रंश दियर है तो अपभ्रंश से होगा संबंध। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ग्रियर्सन ने, श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या भारतेंदु ने? तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, उन्होंने अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा। अगला प्रश्न है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, शिव सिंह सेंगर ने या राहुल शंकरित्याय ने? तो किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला प्रश्न है, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि या इनमें से कोई नहीं? तो प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त तो है नहीं, दो न आए हैं तो क्या हो चीज होगा? युग्मक ध्वनि, जिसे द्वित बोलते हैं। वही क्या है? द्वित वर्ण, वही युग्मक ध्वनि के अंतर्गत आता है। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? 2, 3, 5 या 7? तो कितने भेद किए गए हैं? 3 भेद किए गए हैं। इनमें से वर्तनी के शुद्ध वर्तनी किसकी है? ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना या ज्योत्सना? तो आपका कौन सा सही है? यही सही है, ज्योत्सना। ठीक है, ता भी आधा और सा भी आधा। अगला है, शुद्ध वर्तनी किसमें है? आजीवक, आजीविका, आजीविका, आजीविका या आजीविका? तो आजीविका सही नहीं है, आजीविका सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? ठीक है, डी, आजीविका। अगला प्रश्न है, इसमें अगम शब्द किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है? तो आप तो जानते हैं देशज और विदेशी दोनों है नहीं, तो इनमें से कौन सा है? तत्सम है या तद्भव है? तो अगम शब्द किस तरह का है? तद्भव शब्द है। और अगम्य शब्द जो है वो क्या है? तत्सम शब्द है। गम का गम्य होता है। अचरज का तत्सम शब्द कौन सा होता है? आचरज, आश्चर्य, आचार्य, आश्चर्य या इनमें से कोई नहीं? तो अचरज तद्भव है, इसका तत्सम होता है आश्चर्य। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आँख, नयन, ठीक है, ने और दृघ। तो इसमें तत्सम कौन सा नहीं है? आँख नहीं है। आँख का क्या होता है? अक्षय होता है।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, तो कौन सा शब्द तत्सम है? अपना, अम्ब, अमीय या अनी? तो तत्सम की बात कर रहा है। अम्बु होता तो हो जाता अमीय, ठीक है, अमृत का है, और अनी, ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द पूछ रहा है। तो इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा अम्ब, अमी का अमृत, अपना का आत्मन। आज का तत्सम शब्द क्या है? आज, अजह, आजह, अद्य या इदम? इदम का मतलब क्या होता है? यह। अजह का मतलब होता है बकरा, और अद्य का मतलब होता है क्या? आज। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, अद्य। अगला प्रश्न है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से तीन एक हैं, यानी किसी एक के क्या हैं? किसी तीन, यानी इनमें से तीन इसके पर्यायवाची शब्द हैं, एक इनका पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसे छांटना है। तो आई का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा? उरग, सरीसृप, अवनाश, ठीक है, सॉरी पौनास, और है सिंधुर। तो इसमें उरग भी है, सरीसृप भी है, और पौनास भी है। यहाँ पर क्या है? सिंधुर जो है वो अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अहि का मतलब होता है सांप, सर्प। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सॉरी, कौन सा नहीं है? व्योम, श्रांति, ठीक है, और देव, दिव, और पुष्कर, ठीक है। तो आपका यानी कि कौन सा नहीं होगा? पुष्कर नहीं होगा। इंदिरा का कौन सा नहीं होगा? श्री, कमला, पद्मा, और क्या है? भारती, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? भारती नहीं होगा। ओके। अगला प्रश्न है, आस्था का विलोम क्या होता है? अनास्था, अविश्वास, या वैनमनस्यता, या अंधविश्वास? विश्वास का अविश्वास, सौमनस्य का वैमनस्यता, सौमनस्यता का वैमनस्यता, आस्था का अनास्था। तो आपको उत्तर हो जाएगा ए। इष्ट का विलोम क्या है? विरोधी, अनिष्ट, प्रतिद्वंदी, या शत्रु? तो इष्ट का क्या होता है? ठीक है, मित्र होता है। अर्थ, तो इष्ट का क्या हो जाएगा? विरोधी हो जाएगा। उपकार का बुराई, निंदा, अपकार, या अपकर्ष? ठीक है, तो उपकार का विलोम शब्द हो जाएगा क्या? अपकार। अगला है, उद्घाटन का विलोम शब्द क्या होगा? समाप्ति, लोकार्पण, या विमोचन, या समापन? तो उद्घाटन का शुरुआत करना, और समापन का मतलब खत्म करना, ठीक है। तो उद्घाटन का विलोम शब्द हो जाएगा समापन। अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या कहा जाता है? जमानत, गिरवी, ठीक है, हरोहर, या धरोहर? तो जमानत तो होता नहीं है, यानी कि जमानत का मतलब जिम्मेदारी लेना। गिरवी भी नहीं होता, हरोहर भी नहीं होता, तो क्या हो जाता है? धरोहर, ठीक है। किसी के पास दूसरे की रखी हुई वस्तु को क्या बोला जाता है? धरोहर बोला जाता है। आधी रात के समय को क्या कहा जाता है? सरवरी, विभावरी, निशा, या निशीथ? तो आधी रात का सरवरी, विभावरी और निशा, ये सब क्या हैं? ये सब रात्रि के पर्यायवाची हैं, लेकिन आधी रात को बोला जाता है निशीथ। निशीथ का मतलब होता है आधी रात। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को क्या कहा जाता है? पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ, या गुह्य मंच? तो इसमें है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसे नेपथ्य कहा जाता है। नेपथ्य का मतलब पर्दे के पीछे का। ओके। अगला प्रश्न है, संधि विच्छेद
करिए और संधि बताइए उसमें। अप्रत्याशित, इसको अलग अलग जो है ना, अपरित्याशित, ठीक है, सॉरी, इसमें जो है ना ऊपर यानी उपसर्ग विन्यास बता रहा है। अप्रत्याशित, अपरित्याशित या अप्रत्याशित, या आ और प्रति और आ और सित, या अप्रत्य और आसित। तो इसमें क्या है, आ भी हो गया, प्रति भी हो गया, और आ और सित। तो इसका आ, दो, एक, दो, तीन, तीन इसमें उपसर्ग हैं, और सित जो है ये इसका मूल शब्द है। तो आ प्रति और आसित, अप्रत्याशित। अभिसन्निविष्ट, ठीक है, तो इसमें अभी हो गया सन्ना, और क्या हो गया विष्ट, या अभिसन और अविष्ट, और अभिसम और अनिष्ट, अभिसम और नि और विष्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ सन्नी भी है, यानी कि ना भी है। अभी तो हो गया सब में, अभी ठीक है, सन भी हो गया, वो भी ठीक है, लेकिन निविष्ट भी आएगा ना। तो अब यहाँ पर सन अविष्ट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ नि है, तो सम निविष्ट, माँ जो है ना आने के कारण क्या हो गया, ना में परिवर्तित हो गया। तो अभी सम और निविष्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद है उपाध्यक्ष, उप और अधि धन अक्ष, या उपा धन अध्यक्ष, या उपरि धन अध्यक्ष, या उत धन अधा धन अक्ष। तो उपाध्यक्ष में क्या हो जाएगा, उप धन अधि धन अक्ष, उपाध्यक्ष। ओके, अगला प्रश्न है, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, एक किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो जो और सोच से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि ये मुख्य वाक्य है और ये इसका आश्रित उपवाक्य है, तो क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, किस कोटि का वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, ठीक है। अब ये किससे जुड़ा हुआ है, की से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला है विस्मयवाचक वाक्य का चयन कीजिए। मधुर भाषण वाणी का तप है, कटुवचन मन को आहत करता है, छी कितनी गंदी बात है, गंदगी सदैव हानिकारक है। इसमें सिर्फ ये क्या आया है, यहाँ पर आया है, ठीक है, छी कितनी गंदी बात है, ये विस्मयवाचक, ठीक है, वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, चलिए कुछ प्रश्न विराम चिन्ह से हैं। जहां पर अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना हो वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्धविराम, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, या योजक। तो जहां पर अल्प विराम का प्रयोग होने पर भ्रांति होने की संभावना होती है वहां पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। वाक्य में जहां अर्धविराम की अपेक्षा कम रोकना पड़ता है वहां कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, या उक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो जानते हैं कौन सा है, अल्प विराम। जहां पर पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, अर्धविराम और अल्प विराम। तो पूर्ण विराम के बाद सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला जो चिन्ह है वो कौन सा है, अल्प विराम है। ओके, अगला प्रश्न है, चलिए अर्थ बताइए। आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका अर्थ क्या होता है, महंगाई बढ़ना, कमाई का पता चलना, रहस्य मालूम होना, या वास्तविकता का पता चलना। तो आटे दाल का भाव मालूम होना, इसके लिए महंगाई बढ़ना नहीं, ना कमाई का पता चलना है, ठीक है, और ना ही रहस्य पता चलना है, वास्तविकता का पता चल जाना,
यानी वास्तविकता का ज्ञान होना, आटे दाल का भाव मालूम होना होता है। मुसीबत में सहायता करना, सॉरी, आड़े आना, मुसीबत में सहायता करना, मुकाबला करना, परेशान करना या सहायता न करना। तो इसमें कौन सा है? तो आड़े आना का मतलब क्या है कि मुसीबत में सहायता करना, सहायता ना करना नहीं, मुकाबला करना भी नहीं। आड़े आना का मतलब है कि मुसीबत में सहायता करना। ये सबसे जो है वो है, और इसे ज़्यादातर लोग क्या चीज़ करते हैं, गलत कर देते हैं। आस्तीन का साफ होना, छिपा हुआ मित्र होना, विश्वासघाती मित्र होना, दुष्टों की संगति होना या हानिकारक शत्रु होना। हानिकारक शत्रु तो होता नहीं है। आस्तीन का मतलब होता है बाह, यानी कि जो शर्ट की होती है, तो उसके अंदर सांप होना, इसका मतलब क्या हुआ, छुप करके बैठना। तो क्या हो जाएगा, विश्वासघाती मित्र होना। तो यह आस्तीन का सांप होना इकट्ठा याद रखिएगा हमेशा, जो होता है विश्वासघाती मित्र होना। आसमान पर चढ़ना, इसका अर्थ क्या होता है, सराहनीय कार्य करना, पुरस्कार दिलाना, औकात बताना या अत्यधिक प्रशंसा करना। चढ़ाना की बात हो रही है, तो आसमान पर चढ़ाना का मतलब होता है सराहनीय कार्य करना नहीं, अत्यधिक प्रशंसा करना। और आसमान पर चढ़ना का मतलब क्या हो गया, ठीक है, यानी कि अपनी अत्यधिक फूले न समाना या अपनी अत्यधिक प्रशंसा सुन लेना। ओके, अगला प्रश्न है, स्वनिर्देशन के लिए भौनिष्ठ शब्द का प्रयोग किस पत्र के प्रारूप में किया जाता है? शासनादेश, परिपत्र, अर्धशासकीय पत्र या कार्यालय आदेश में? तो शासनादेश में और कार्यालय पत्र में तो किसी तरह से कुछ स्वनिर्देशन किया ही नहीं जाता। अब बचे दो, परिपत्र और अर्धशासकीय पत्र। तो भौनिष्ठ क्या होता है, अर्धशासकीय पत्र का स्वनिर्देशन होता है। किस प्रारूप में पत्र की समाप्ति पर आदर सहित या, ठीक है, सादर जैसे शिष्टाचार युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है? अर्धशासकीय पत्र में, गस्ती पत्र में, अध्यादेश में या ध्यानाकर्षण पत्र में? तो किसमें प्रयोग किया जाता है, शिष्टाचार युक्त शब्द प्रयोग किए जाते हैं अर्धशासकीय पत्र में, ठीक है, क्योंकि अर्धशासकीय पत्र इसीलिए अर्धशासकीय कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के प्रश्नों की जो निश्चित श्रृंखला। इसमें देखिए आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करते रहिए, ठीक है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि और दूसरे लोग यदि हम लोगों के साथ मिल करके तैयारी करना चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।